नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एंट्रेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम समसामयिक घटना चक्र के अतिरिक्तांक, जिसमें जीएस के लिए हमको दिया गया है जीएस पॉइंटर, ठीक है, वन लाइनर है। और ये सामान्य भूगोल है जिसमें भारत का भूगोल मुख्य रूप से है, ठीक है। तो चलिए आज इसका हम करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हैं जिससे हम क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह विषय। देखें, सबसे पहले भारत का भूगोल है, सामान्य परिचय है। तो क्षेत्रफल की बात कहा गया है, भारत के क्षेत्रफल के बारे में सही कथन है। तो देखिए, पहला क्या है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। और दूसरी बात यह है कि 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये कि भारतवर्ष का आकार या क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो भारत का 7वां स्थान आता है। और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या लगभग जो है 17.5% है, जनगणना 2011 के अनुसार। भारतवर्ष में गांव की संख्या कितनी है? तो लगभग 6,40,930 गांव है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत विस्तृत है। 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68.7 से पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतरों के मध्य। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? तो ये कर्क रेखा है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरता है, ठीक है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो वह है जैसलमेर, क्योंकि कहाँ है? राजस्थान में। भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। ये सभी 8 राज्य हो गए। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर तथा उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा नगर है? तो ये गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है तो ये कोलकाता है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है तो 23.30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य हैं तो यह है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी तो दिल्ली में। मानक समय, भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172.30 पूर्व। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा। सत्य कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिकतम दक्षिणावर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारत मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है तो यह है रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 8-10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान कितना होगा? तो ये होगा 10.38 पूर्वाह्न।
यदि भारतीय मानक समय यानी उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14.30 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है तो ये महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82°30' गुजरती है इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो ये 82°30' पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर कितने का पाया जाता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। अब देखें, दूरस्थ बिंदु की बात करें तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो ये है गुहार माता या गौर माता, जो है ये गुजरात में है। ये 68°7' पूर्व है। ठीक है। और इधर देखते हैं, और सुदूर दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया। ठीक है। और ये हो गया ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट है सुदूर दक्षिणी। अच्छा, ठीक है। जो सबसे पूर्व में है वो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ नहीं दिखा है। अच्छा, सीमावर्ती देशों की बात है तो सत्य कथन पूछा। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, और पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है आदि। देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वो कौन सी है? तो ये मणिपुर है। मणिपुर सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। और सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है तो ये मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है तो वो राज्य कौन सी है? सर्वाधिक वह भारतीय राज्य म्यांमार से स्पर्श करती है तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है तो असम की, यानी असम म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। अगला देखिए, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश की? तो बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड, असम। देखिए, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो ये है नागालैंड। नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है तो ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का उदाहरण है परवर्ती सीमा का।
भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा, यानी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। और भारत श्रीलंका से अलग होता है तो ये पाक जल डमरू मध्य द्वारा, ठीक है, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि जिसे बोलते हैं। नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं तो यह सिक्किम, सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। इस तरह से सिक्किम, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, और इधर चाइना है, इधर डोकलाम, ठीक है। और तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा को जब आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ लटका हुआ है। ये मिजोरम है, ये इधर त्रिपुरा इधर लटका हुआ है, फिर ऐसे अन्य बाकी राज्य, और इधर बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश वाला एरिया है, इधर से तीन तरह से घिरा हुआ है। तो ये कौन सा है? त्रिपुरा है, ठीक है। मिजोरम इस तरह नीचे की तरफ भी आकार में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत के स्थलीय पिंड सरका है। तो भारत जो है किधर सरका है? तो उत्तर की ओर सरका है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं तराई क्षेत्रों में, ठीक है, पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में तराई क्षेत्रों में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो हिमालय पर्वत श्रेणियों का 2 मुख्य कार्य क्या है? पहला तो ये कि जो साइबेरियन हवाएं आती हैं, जो शीतलहरें आती हैं, उनको आने से रोकता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है। दूसरी बात, जो सिंधु गंगा मैदान है, हिमालय की वजह से ही सिंधु गंगा मैदान का विकास हुआ है, तो जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, मतलब कि अगर नहीं होता तो यहाँ जलोढ़ मृदा भी नहीं पाई जाती, इतनी अच्छी कृषि नहीं होती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ठीक है। मानसून भी यहाँ का इसके मुकाबले अलग हो जाता। अगला देखें, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में सही है। कौन कौन से कथन सही? तो सही कथन यहाँ दिए हुए हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये बात सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई थी, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन है, ठीक है। दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन। आगे देखें, केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है, यह कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, कुक्कानाडु का, ठीक है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, कथन कारण का देखिए सवाल है। कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो हैं ये तो सतत वाहिनी तो हैं, ये तो बात सही है, लेकिन
कारण ये बता रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो देखिए, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये आर इसका व्याख्या कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे दक्षिण पश्चिम से मानसून से प्राप्त करे या कहीं और से प्राप्त करे, मुख्य कारण क्या है? सतत वाहिनी होने का कारण ये है कि हिमालय पर जो है बर्फ जमा रहता है और वो धीरे धीरे पिघलता है, इसलिए वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है सतत वाहिनी होती हैं, सदा नहीं रहती। ठीक है, उसका कारण ये है। ऊंचाई अधिक होने के कारण ऊपर जब तापमान ठंडा रहता है तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है और धीरे धीरे जो वो हिम पिघलता रहता है और हिमालय की जो नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। तो उसका कारण दूसरा है, ना कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है इसलिए सतत वाहिनी होती है, ये कोई बात नहीं हुई। ये बात सही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त कर, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ये इसके कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये दिया है आंसर यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, ये तो बात सही है। कारण हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो उसी का जो है शुद्ध रूप यहाँ पे दिया गया है। आगे देखें, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह हिमालय श्रेणी है। हिमालय श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतीय पदी क्षेत्र है शिवालिक। ठीक है, अच्छा, ये जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान है उसे भाबर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें नदियाँ जो है धरती के अंदर से बहने लगती हैं, मतलब कंकड़ पत्थर होते हैं तो अंदर से बहती हैं, भाबर वाला क्षेत्र। फिर आगे जाके नदियाँ निकलती हैं। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है तो शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का ही हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में या प्लायोसीन युग में। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो यह 850 से 1200 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। गिरिपद की स्थिति का यानी यानी पर्वत, पर्वत के पद मतलब इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसको गिरिपद कहते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किसका हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। हिमालय के तरुण वलित पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत जिन्हें कहते हैं, के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो गहरे खड्डे होते हैं, यू घुमाव वाले नदी मार्ग हैं, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता है, ये सभी तरुण वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य हैं। आगे देखते हैं, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो एक जम्मू कश्मीर का मानचित्र दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो 1, 2 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं। तो देखिए, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा तो 1, 2 और 4 कौन सा है। तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल को दर्शाया गया है। तो देखिए, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीन है। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो गोंडवाना की। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले धौलाधर पड़ेगा, फिर जास्कर पड़ेगा, फिर लद्दाख, फिर एकदम लास्ट में काराकोरम। ठीक, सबसे उत्तर में काराकोरम है। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली वलत श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी,
लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, पहले कंचनजंगा है, सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। और पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो काफ़ी कम होता है, उसकी तुलना में कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो वनस्पति में परिवर्तन आने के क्या कारण होते हैं, ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ। तो देखिए, एक तो तापमान में गिरावट होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हिमालय की पहाड़ी में, देखिए तापमान में गिरावट आती है। दूसरा, वर्षा में बदलाव आता है। तीसरा, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ठीक है। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं। अगला है उपपत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ये पटकाई श्रेणी, जो कि हिमालय की श्रेणियाँ हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो त्रिपुरा ऐसा है जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य है। अक्साई चीन का भाग है, तो ये लद्दाख का पठार है। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है, चीन अधिकृत। कश्मीर पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन हैं, तो ये वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर ASL। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, यानी मध्य हिमालय जो है वो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। आगे है अगला टॉपिक हमारा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की, तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो यह अरावली, ठीक है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है। इसमें अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है तो 750 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुडी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदियां हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जाने पर पहाड़ी का सही अनुक्रम है। तो सबसे देखिए, उत्तर में इन पहाड़ियों को अगर देखेंगे तो इनमें सबसे उत्तर में नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई, और उसके भी तो एकदम दक्षिण में देखिए अन्नामलाई है और उत्तर में नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, ये जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियों में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलान स्तर पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलान स्तर पर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ ही पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाती हैं। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है तो ये रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो एक
एक ही राज्य में विस्तृत है, तो ये अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो सह्याद्री कहलाते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों का बढ़ते हुए सही अनुक्रम है, सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ पड़ती है, फिर पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर कैमूर। सतमाला, पीर पंजाल, नागा और फिर कैमूर पहाड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। कारडम पहाड़ियाँ, जिन्हें इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। कारडम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है। अगला है सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिशन श्रेणी, मांडो पहाड़ियों एवं सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अगला सही सुमेलन के लिए दिया गया है, तो देखिए कौन कौन से सही सुमेलित है देखें। तो देखिए, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, ये बात सही है, और मिगिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत की हैं। ठीक है। अगला है महादेव पहाड़ियाँ किसकी भाग हैं? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तृत भाग है। अगला है धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग किसकी हैं? तो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग है। रामगिरी पहाड़ियाँ महेंद्र पर्वत का या पूर्वी घाट का भाग है। महेंद्र पर्वत पूर्वी घाट में ना। चलिए अगला पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने पर सफल हुई थी, ये बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। जुंको ताबेई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो जुंको ताबेई। और प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं, तो ये संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं, तो संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन। केटू गाडविन ऑस्टिन सर्वोच्च, भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन मित्रों ये जो है भारत के कब्जे में नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है। अगर कहा जाए कि वह कौन सी सर्वोच्च चोटी भारत की जो भारत के कब्जे में है, तो वो जो है कंचनजंगा है। ठीक है, सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में, मतलब नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। ठीक है। और ये जो है भारत के अधिकृत क्षेत्र में जो है सबसे ऊंची चोटी है, मतलब जिसमें भारत का कब्जा है। वैसे तो केटू गाडविन ऑस्टिन भी भारत का हिस्सा है, लेकिन उस पर भारत का इस समय कब्जा नहीं है। अगला नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है, तथा नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है, तो ये राजस्थान के अरावली पर्वत पर है। ठीक है। देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है, अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, जो कि है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। और अरावली पर्वत जो है राजस्थान से होते हुए और आगे तक इसे हरियाणा को क्रॉस करते हुए पंजाब, हरियाणा, फिर दिल्ली तक जाता है। जो रायसीना हिल्स है वो अरावली पर्वत का ही भाग है। ठीक है। जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना है वर्तमान में, वो सब अरावली पर्वत का ही विस्तृत भाग है। देखें, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम है। तो हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। तो नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत श्रृंखलों से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो गोसाई थान सही सुमेलित है। तो देखिए, माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियाँ, और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला शिमला धौलाधार श्रेणी, शिमला धौलाधार श्रेणी। आगे कुछ गिफ्ट घाटियों को देख लेते हैं।
जैसे कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हुए हैं, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। नेलांग घाटी अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है नेलांग घाटी। घाटी को राज्य से मिलाने के लिए दे देता है, तो देखें मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुगू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश तथा यूथांग घाटी सिक्किम। ये सभी याद रखिए। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुगू घाटी नागालैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा गया है कई बार। उसके सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम। निम्नलिखित कथन सही है, जैसे मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कुकडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हमने देखा है। अब दर्रों की बात है। देखिए 31 मिनट हो गए हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे पढ़ेंगे, दर्रों को पढ़ेंगे तथा आगे जितने भी टॉपिक इसमें हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मित्रों, इसको आप सहयोग भी करें, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सहयोग करें। अगर आप देख रहे हैं वास्तव में आपके लिए उपयोगी है ही। ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है ये वन लाइनर, तो आप इसे देखें पूरी तरह से और पूरा लाभ उठाएं और वीडियो को भी सपोर्ट करें। और कोई आपका सुझाव हो तो हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।